बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू डियर स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बात की थी ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के बारे में। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के मेन पॉइंट को मैं एक बार फिर रिवाइज़ कर लेता हूं, क्योंकि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट अगर आपको क्लियर होगा तभी आज का लेक्चर आपको क्लियर हो सकता है। तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट बच्चों एक्चुअली आपके जो सनलाइट है उससे सन से आपके पास अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो होती हैं वो ज़मीन के ऊपर आ रही होती हैं। ठीक है, उन रेडिएशंस में कुछ रेडिएशन तो आपके पास आपकी सनलाइट एब्ज़ॉर्ब कर लेती है और जो रहती हैं वो आपके पास दोबारा रिफ्लेक्ट हो जाती हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। आपके एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन और वाटर वेपर जो होते हैं वो उन रेडिएशन को इंट्रैप कर लेती हैं, एटमॉस्फेयर के अंदर इंट्रैप करती हैं, और इंट्रैप होने की वजह से आपका एटमॉस्फेयर दिन ब दिन क्या हो जाता है, उन रेडिएशन की वजह से वार्म अप होना स्टार्ट हो जाते हैं। और एटमॉस्फेयर का वार्म अप होना एक्चुअली क्या कहलाता है, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहलाता है। और ये जो गैसेस जो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन और वाटर वेपर्स, ये आपके पास ग्रीन हाउस गैसेस हैं। तो स्टूडेंट आज हम अपने आज के लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। तो बच्चों ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। द ग्रेजुअल इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ ड्यू टू इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। जैसा कि हमने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि हम दिन ब दिन क्या करते हैं, ग्रीन हाउस गैसेज को एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज़ करवा रहे होते हैं। अब इन ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से मैंने आपको ये भी ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट में ये भी बताया कि इनकी वजह से आपका एटमॉस्फेयर जो है वो आपके पास वार्म होता रहता है। और आपका एटमॉस्फेयर दिन ब दिन वार्म होना, उनके एवरेज जो टेम्परेचर है वो दिन ब दिन इंक्रीज़ होना एक्चुअली क्या कहलाता है, ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग इज़ द ग्रेजुअल इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेज इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। ग्लोबल वार्मिंग के आपके जो ग्लोब है, आपके जो अर्थ है, इनका या आपके जो एटमॉस्फेयर है, इनका एवरेज टेम्परेचर दिन ब दिन ज़्यादा होना ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। अब ग्लोबल वार्मिंग में मैंने आपको कि ये किसकी वजह से होते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से होता है। ग्रीन हाउस गैसेस आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया, यहाँ फिर मैं मेंशन कर लेता हूँ। ग्रीन हाउस गैसेस आर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड वाटर वेपर्स। ये आपके पास जो गैसेस होती हैं ये प्रोड्यूस कैसे होती हैं बच्चों? लास्ट टाइम में आप लोगों ने ख़ुद देखा कि ये जो गैसेस हैं ये या तो हम डिफॉरेस्टेशन की वजह से आपके एटमॉस्फेयर के अंदर ये गैसेस ज़्यादा हो जाती हैं, या बर्निंग ऑफ फ्यूल्स या इंडस्ट्री वगैरह से जो धुआं वगैरह रिलीज़ होते हैं उनके अंदर या तो मीथेन होता है या कार्बन होता है, वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर ऑक्साइड ऑफ कार्बन या ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन वगैरह को प्रोड्यूस करवाते हैं। दीज गैसेस आर प्रोड्यूस बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़ सच एज डिफॉरेस्टेशन, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, कोयल, इंडस्ट्रीज़ एंड व्हीकल स्मोक एट्सेट्रा। क्लियर है? अब ये जो आपके पास ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं ये किस तरह ग्लोबल वार्मिंग काज करती हैं? ये जो आपके पास ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं ये हीट जो होती है, रेडिएशन जो होती है, वो सनलाइट जो रेडिएशन जो ज़मीन के ऊपर आकर दोबारा आपके एटमॉस्फेयर के अंदर जाती हैं उनको क्या कर लेती हैं, उनको इंट्रैप कर लेती हैं। वो जब इनको इंट्रैप कर लेती हैं तो आपके एटमॉस्फेयर के अंदर वो रेडिएशन प्रेजेंट हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपका एटमॉस्फेयर गर्म हो जाता है और इसी को क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। आई होप आपको ग्लोबल वार्मिंग क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर मैं बता देता हूँ। द ग्रेजुअल इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस ड्यू टू इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। द गैसेज ग्रीन हाउस गैसेज आर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, मीथेन एंड वाटर वेपर्स। These greenhouse gases are produced by human activities such as deforestation and burning of fossil fuel and industries smokes. These gases act like a greenhouse around the earth. These gases entrap the heat from sun and do not allow to escape, thus cause global warming.
नाउ कम टू द इफ़ेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। व्हाट आर द इफ़ेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? जो ग्लोबल वार्मिंग बच्चों होता है, ग्लोबल वार्मिंग से आपके जो क्लाइमेट्स होता है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसके अलावा जो ग्लोबल वार्मिंग से आपके जो पोलर रीजन है या जो आपके ग्लेशियर्स होते हैं वो आपके पास बहुत तेज़ी से मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि आपकी जो ग्लोब है एक्चुअली आपके जो उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो जब वो आपके पास इंक्रीज़ होता जाएगा तो आपके पास जो ग्लेशियर्स हैं या पोलर रीजन है वो आपके पास बहुत तेज़ी से मेल्ट होना स्टार्ट होंगे, और जब वो आपके पास तेज़ी से मेल्ट होना स्टार्ट होंगे तो उससे क्या होगा, काजिंग फ्लड एंड रेज इन दी सी लेवल ऑफ वाटर। उससे आपके पास फ्लड वगैरह आने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं और आपके सी लेवल के अंदर पानी का लेवल भी ज़्यादा हो सकता है। तो देयर आर टू, बेसिकली इसके अलावा बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन आपकी लेवल पे जस्ट इतना ही मैं आपको बता रहा हूँ कि ग्लोबल वार्मिंग के 2 इफ़ेक्ट्स हैं। फर्स्ट वन, ग्लोबल वार्मिंग काजेज ग्लेशियर, स्नो एंड पोलर रीजन मेल्ट फास्टर causing flood and rise in the sea level of sea water. Second, it also adversely affect the climate. ये आपकी आबो हवा वगैरह को डिस्टर्ब कर लेती है। क्लियर हो गया बच्चों? नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एसिड रेन। एसिड रेन हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गई, ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। ये एक्चुअली आपके पास जो हम पोल्यूटेंट्स इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज़ करवा रहे हैं उन्हीं की वजह से ये सब कुछ हो रहा होता है। तो चलिए देख लेते हैं एसिड रेन क्या होता है। जैसा कि आपको पता है कि आपके एटमॉस्फेयर के अंदर डिफरेंट पोल्यूटेंट हम रिलीज़ करवाते हैं, या नेचुरल रिसोर्सेज से रिलीज़ होते हैं या आपके पास मैन मेड रिसोर्सेज से रिलीज़ हो रहे होते हैं, जैसा कि ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड ऑफ सल्फ़र, ऑक्साइड ऑफ कार्बन भी कह सकते हैं, लेकिन कार्बन के मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में होते हैं तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड ऑफ सल्फ़र और ऑक्साइड ऑफ कार्बन पोल्यूटेंट हम दिन ब दिन क्या करवा रहे होते हैं, एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज़ करवा रहे होते हैं। अब ये वाले जो ऑक्साइड, ये पोल्यूटेंट्स जो हैं ये आपके पास रेन वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं, रेन वाटर के अंदर ये हल हो सकते हैं। जब ये रेन वाटर के अंदर डिज़ाल्व होते हैं तो आपके पास क्या करते हैं, ये एसिड रेन को बनाते हैं। एसिड रेन की फॉर्मेशंस इससे हो जाती है। मैं आपको इजीली समझा देता हूँ कि लेट्स सपोज़ आपके पास आपने मुख्तलिफ़ ये वाली गैसेस आपने इंडस्ट्री से या व्हीकल से आपके एटमॉस्फेयर के अंदर ये गैसेस आपके एटमॉस्फेयर के अंदर चलेगी। अब एटमॉस्फेयर के अंदर उसके इन रेन के ऊपर एक्चुअली इस जो पोल्यूटेंट्स हैं इनके ऊपर बारिश होगी। इनके ऊपर जब बारिश के वाटर वेपर इसके साथ लगते हैं तो इनके अंदर सॉल्युबल होकर वो आपके पास एसिड रेन, आपके पास कुछ एसिड बना लेते हैं और वो एसिड आपके पास रेन वाटर की फॉर्म में आपके ऊपर, आपके एटमॉस्फेयर के ऊपर बरसते हैं। तो चलिए देख लेते हैं एसिड रेन ड्यू टू सल्फ़र डाइऑक्साइड या एसिड रेन ड्यू टू SOx, SOx। सल्फ़र आपके पास, जैसा कि हम अपनी फैक्ट्रीज़ या इंडस्ट्रीज़ या व्हीकल्स वगैरह से के धुएँ के अंदर सल्फ़र प्रेजेंट होते हैं, वो सल्फ़र आपके पास एटमॉस्फेयर के अंदर गया और उस ऑक्सीजन के साथ बांड बनाकर सल्फ़र ट्राइऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब सल्फ़र के ये ऑक्साइड है SO3, ऑक्साइड ऑफ सल्फ़र। अब ऑक्साइड ऑफ सल्फ़र आपके पास क्या है, एक पोल्यूटेंट है। अब इस पोल्यूटेंट के ऊपर आपके पास रेन वाटर हुई, ये वाटर आपके पास रेन है, ये रेन इस सल्फ़र ट्राइऑक्साइड के ऊपर जब हुई तो ये इसके अंदर डिज़ाल्व होकर इसने आपके पास एक एसिड बना लिया जिसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। और ये सल्फ्यूरिक एसिड आपके पास एक्चुअली क्या है, एसिड रेन। अब एसिड रेन ड्यू टू NOx, जैसा कि सल्फ़र ट्राइऑक्साइड हवा के अंदर प्रेजेंट था, इसी तरह ये पोल्यूटेंट भी अगर हवा के अंदर प्रेजेंट होगा, एक्सेस अमाउंट में होगा, तो उसके ऊपर अगर रेन वाटर होगा तो आपके पास नाइट्रिक एसिड बन सकते हैं। ये भी आपके पास एक एसिड है, नाइट्रिक एसिड। एसिड रेन ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन अगर हवा के अंदर बहुत ज़्यादा होगी तो उसके ऊपर जब रेन वाटर आकर लगेगा तो उससे क्या बनेगा, एक और एसिड बनेगा जिसको हम क्या कहते हैं, कार्बोनिक एसिड, H2CO3, जो आपके पास मोस्टली पेप्सीज के अंदर भी होता है। ये था बच्चों आपके पास एसिड रेन। एसिड रेन किस तरह बनता है? एसिड रेन बच्चों आपके पास आपके जो ऑक्साइड ऑफ सल्फ़र, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड ऑफ कार्बन होता है, उसके ऊपर आपके पास जब रेन वाटर
जाके रिएक्ट होता है तो उससे आपके पास एसिड रेन फॉर्म होता है, जैसा कि सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्म में होता है, नाइट्रिक एसिड की फॉर्म में होता है और कार्बोनिक एसिड की फॉर्म में होता है। चलिए देख लेते हैं इफ़ेक्ट ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन के बेसिकली बहुत सारे इफ़ेक्ट हैं, लेकिन यहाँ मैं जस्ट 4 मेंशन कर रहा हूँ। इफ़ेक्ट ऑन प्लांट्स। एसिड रेन डिस्ट्रॉय लीव्स ऑफ प्लांट, न्यूली ग्रोइंग बर्ड एटसेट्रा, ग्रोथ ऑफ प्लांट इफेक्टेड। इससे बच्चों क्या होता है, आपके पास वो प्लांट्स जो न्यूली ग्रो कर रहे होते हैं उनके ऊपर जब एसिड रेन होता है तो वो उनके जो बर्ड्स वगैरह होते हैं या उनकी टिप्स वगैरह जो होती हैं वो इनसे डैमेज हो जाती है और डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। इससे प्लांट ऑफ ग्रोथ भी इफ़ेक्टेड हो सकती है। सेकंड, इफ़ेक्ट ऑन सॉइल। जब आपके पास एसिड रेन किसी सॉइल के ऊपर होगा तो ज़ाहिर है उस सॉइल के अंदर एसिडिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। जब उस सॉइल के अंदर एसिडिटी इंक्रीज़ होगी तो आपके पास उस सॉइल के अंदर जब आप प्लांट ग्रो करवाएंगे तो वो ज़्यादा एसिडिटी की वजह से वो प्लांट जल सकते हैं या उनकी ग्रोथ में इफ़ेक्ट आ सकता है। थर्ड, इफ़ेक्ट ऑन एक्वेटिक लाइफ। जब आपके पास एक्वेटिक लाइफ जैसा कि समंदर हो गए, लेक्स हो गए या पॉन्ड्स वगैरह हो गए, इनके ऊपर आपके पास एसिड रेन होता है तो उससे आपके पास एक्वेटिक लाइफ जैसा कि जितने भी एक्वेटिक लाइफ्स हैं आपके पास वो उससे डैमेज हो जाती हैं या उससे मर जाती हैं। नेक्स्ट इफ़ेक्ट इज़ इफ़ेक्ट ऑन बिल्डिंग मटेरियल। बच्चों, आपने अपनी डेली लाइफ में देखा होगा कि आप अपने घरों को लेट सपोज आप उनको चूना वगैरह करते हैं या उनको कलर वगैरह पेंट वगैरह कर लेते हैं, तो कुछ अरसे के बाद 2-3 साल के बाद वो कलर वगैरह वहाँ से ख़त्म हो जाते हैं या चूना अगर आपने किया होता है तो वो ख़त्म हो जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उसका कलर गायब होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो किसकी वजह से होते हैं? वो बच्चों एसिड रेन की वजह से होता है। एसिड रेन इफ़ेक्ट करते हैं आपकी बिल्डिंग मटेरियल्स को। वो बिल्डिंग मटेरियल जैसा कि लाइमस्टोन या मार्बल से बने होते हैं, उनके ऊपर आपके पास जब एसिड रेन होता है तो वो उनको डैमेज कर सकते हैं, उनसे कलर वगैरह हट सकता है। बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ कॉल्ड ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन से पहले हम देख लेते हैं ओजोन होता क्या है, फिर डिस्कस करते हैं ओजोन डिप्लीशन। ओजोन का वर्ड बच्चों एक ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मतलब है स्ट्रॉन्ग ओडोर। वट ओजोन इज़ अ ग्रीक वर्ड विच मीन दैट स्ट्रॉन्ग ओडोर। ओजोन का जो मॉलिक्यूल्स है वो 3 ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना है। ओजोन का जो मॉलिक्यूल्स है वो 3 एटम से मिलकर बने, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है O3। याद रखिएगा, ओजोन ग्रीक वर्ड है जिसके मतलब है स्ट्रॉन्ग स्मेल, और ये 3 ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना हुआ है और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है O3। ओजोन किस तरह बनता है? फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। ओजोन आपके पास बच्चों जो आपके पास सनलाइट है, सनलाइट से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी आ रही होती हैं। अब वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जब आपके पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के ऊपर, आपके एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑक्सीजन के ऊपर जब आती हैं तो ऑक्सीजन एटम को, मॉलिक्यूल्स को 2 ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट कर देती हैं। याद ना, क्लियर है? और जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है सन से, वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को 2 ऑक्सीजन एटम के अंदर कन्वर्ट कर देती हैं। फर्स्ट वन। सेकंड स्टेप में जब आपके पास वो सेकंड स्टेप में बच्चों आपके पास जो 2 आपके पास ऑक्सीजन एटम प्रोड्यूस हो जाते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, वो अकेले नहीं रह सकते। वो हाईली रिएक्टिव स्पीशीज़ जो होते हैं वो एक और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होकर क्या बना लेते हैं? ओजोन लेयर बना लेते हैं। पहले स्टेप में ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से 2 ऑक्सीजन एटम के अंदर कन्वर्ट होते हैं, और वो 2 ऑक्सीजन एटम फिर क्या करते हैं? हाईली रिएक्टिव होते हैं, और वो आपके पास एक और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ जब कंबाइन होते हैं तो वो आपके पास बनाते हैं O3, दैट इज़ कॉल्ड ओजोन लेयर। क्लियर होगी? यहाँ एक मॉलिक्यूलर फार्मूले से मैंने आपको बताए हुए 2 रिएक्शन की फॉर्म में
ऑक्सीजन ने अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की मदद से 2 ऑक्सीजन एटम के अंदर कन्वर्ट हुआ। अब इन 2 ऑक्सीजन एटम के पास चांसेस है कि ये एक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो और ये दूसरे के साथ और 2 ओजोन के मालिक्यूल आपके पास बनाए। जस्ट मैंने आपको 1 शो किए हुए। अब ये एक ऑक्सीजन जो हाईली रिएक्टिव स्पीशीज़ है, ये आपके पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ जब कंबाइन होते तो आपके पास क्या बना लेते? ओजोन मॉलिक्यूल्स। 2 स्टेप में मैंने आपको बताया। पहले स्टेप में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को फ्री रेडिकल में कन्वर्ट करते, हाईली रिएक्टिव स्पीशीज़ के अंदर कन्वर्ट करते, और फिर वो हाईली रिएक्टिव स्पीशीज़ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होकर ओजोन को बनाती हैं। ओजोन इज़ फॉर्म व्हेन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम सन ब्रेक डाउन ऑक्सीजन into 2 oxygen atom. These highly reactive oxygen atom react with more oxygen molecule to form ozone layer. Then बच्चों ओजोन डिप्लीशन। व्हाट इज़ ओजोन डिप्लीशन? ओजोन की लेयर के अंदर सुराख होना या ओजोन की लेयर जो है उसकी कंसंट्रेशन दिन ब दिन कम होना या उसकी कंसंट्रेशन के अंदर होल होना एक्चुअली आपके पास ओजोन डिप्लीशन कहलाता है। क्लियर होगी ये बात? ओजोन की लेयर के अंदर सुराख होना एक्चुअली ओजोन डिप्लीशन कहलाता है, या ओजोन की जो लेयर है उसकी कंसंट्रेशन कम होना ओजोन डिप्लीशन कहलाता है। द फॉर्मेशन ऑफ होल इन द ओजोन लेयर इज़ नोन एज ओजोन डिप्लीशन। व्हाट? द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होल इन द ओजोन लेयर इज़ नोन एज ओजोन डिप्लीशन। ओजोन लेयर के अंदर सुराख होने की वजूहात इन गैसेस की वजह से होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्साइड ऑफ सल्फ़र, ये आपके पास पोल्यूटेंट्स हैं जो ओजोन लेयर को क्या करते हैं? ओजोन लेयर के अंदर सुराख करवाते हैं। मैं आपको जस्ट इसका मेकनिज़म बता देता हूँ कि किस तरह होता है, बाकी आपके लेवल में नहीं है, ये आप आगे 9th या 10th लेवल के अंदर पढ़ लेंगे। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जैसा कि हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन वगैरह हम रेफ्रिजरेटर या आपके पास एयर कंडीशनर मटेरियल्स से आपके पास जब ये हवा के अंदर रिलीज़ होता है तो आपके पास ये जो CFCl3 क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपके पास हवा के अंदर रिलीज़ हो गया, जैसे भी जिस सोर्स से आपके पास रिलीज़ हो गया। अब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इसके ऊपर H आपके पास रेडिएशन को के साइन है आपके पास कि रेडिएशन, सनलाइट की रेडिएशन की वजह से, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से ये आपके पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन टूट जाता है। 2 प्रोडक्ट के अंदर टूट जाता है। एक CFCl2, पहले 3 थे, CFCl2 हो गया और एक क्लोरीन इधर आ गया। 2 प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होता है, CFCl3 CFCl2 क्लोरोफ्लोरोकार्बन और साथ में एक क्लोरीन निकल जाता है। अब ये क्लोरीन जो होता है ये हाईली रिएक्टिव क्लोरीन होता है, और ये हाईली रिएक्टिव क्लोरीन आपके पास जिसको हम फ्री रेडिकल कहते हैं। अब ये हाईली रिएक्टिव स्पीशीज़ जो होती है ये आपके पास जो ओजोन लेयर आपके एटमॉस्फेयर के अंदर होती है उसके साथ कंबाइन होकर ClO बना लेते और साथ में ओजोन को ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। इस तरह आपके पास ये जितने भी आप पोल्यूटेंट्स इन एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज़ करवा रहे हैं ये एक्चुअली आपके पास ओजोन लेयर को कन्वर्ट करवाते हैं ऑक्सीजन के अंदर। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में इतना ही। चलिए एक बार फिर हम मेन पॉइंट को रिवाइज कर लेते हैं। आज के हमारे लेक्चर के जो फर्स्ट मेन पॉइंट है वो है आपके पास ग्लोबल वार्मिंग। व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग? The gradual increase in the average temperature of Earth due to emission of greenhouse gases is called global warming. What are the next important point is effect of global warming. There are basically 2 effects of global warming. First one, global warming cause glacier, snow and polar region melt faster, causing flood and rise in the sea level of sea water. Secondly, it also adversely affect the climate. Third important point is acid rain. What is acid rain? As we know that atmosphere contains different type of pollutants such as oxide of nitrogen, oxide of sulfur and oxide of carbon dioxide. These pollutants
are soluble in rainwater and produce different type of acid such as sulfuric acid, nitric acid and carbonic acid, and these are called acid rain. What are the effect of acid rain? मैंने आपको एसिड रेन के 3 इफ़ेक्ट्स बताए बच्चों, इफ़ेक्ट ऑन प्लांट्स, इफ़ेक्ट ऑन सॉइल, इफ़ेक्ट ऑन एक्वेटिक लाइफ एंड इफ़ेक्ट ऑन बिल्डिंग मटेरियल. फिफ्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ ओजोन लेयर फॉर्मेशन. ओजोन लेयर किस तरह बनती है? ओजोन लेयर इज़ फॉर्म व्हेन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम सन ब्रेक डाउन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल into 2 oxygen atom. These highly reactive oxygen atom react with more oxygen to form ozone layer. Next बच्चों आपके पास last point that is called depletion of ozone layer. Ozone layer, the formation of hole in the ozone layer is known as depletion of ozone. The major gases that cause ozone depletion are chlorofluorocarbon, oxide of nitrogen and oxide of sulfur. स्टूडेंट आज के लेक्चर में इतना ही. चलिए होमवर्क को नोट करिए. आपने बच्चों प्रिपेयर अ पोस्टर टू एक्सप्लेन ग्लोबल वार्मिंग एंड इट इफेक्ट ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म. आपने एक पोस्टर ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर बनाना है जिसके अंदर आपने उसके इफ़ेक्ट भी बताने हैं कि प्लांट के ऊपर उसका क्या इफ़ेक्ट है, लिविंग बॉडीज़ में जितना ह्यूमन के ऊपर उसका क्या इफ़ेक्ट हो सकता है. ये डिफरेंट चीज़ें उनके अंदर मेंशन करनी है. आज के लेक्चर में इतना ही. चलिए थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.